Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IBA JES THM and US E-Teacher Alumni. So today we are going to learn relative pronoun. जी रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to memorize that there are three words which you are used in English grammar as a relative pronoun. अब कौन कौन से वर्ड्स हैं? दैट है, हु है एंड विच है. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर थ्री वर्ड्स विच वी कैन यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है जी. रिलेटिव किससे निकला है? रिलेशन से लिखा है. रिलेशन का मतलब क्या होता है? ताल्लुक़. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रिलेशन वाइल वी आर यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन. सो उसका सिंपल सा एक ये हल होता है कि रिलेशन किसी ना किसी चीज़ के साथ दिखाया जा सकता है. तो रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज़ का रिलेशन दिखाता है? वो किसी नाउन का रिलेशन दिखाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन नाउन के साथ क्या है. किस तरह जी? डेफिनेशन पढ़ते हैं और आगे फिर आपको ये बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगा. तो इट रिफर्स और रिलेट्स to some noun going before which is called antecedent. It refers or relates to some noun going before which is called antecedent. मतलब वो noun जो पहले इस्तेमाल हो चुका हो उसकी तरफ जो इशारा करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और जो नाउन विच इज़ यूज्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं जी. एंटीसीडेंट के तीन केस होते हैं. नंबर वन, नॉमिनेटिव केस क्या है? हु. जेनेटिव केस है हुज. और एक्यूजेटिव केस है हु और हुम. ठीक है जी. हमने केसेस भी पढ़े और केसेस के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया. अब हम वन बाय वन करके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं हु. हु क्या है जी? हु इज़ यूज फॉर पर्सनस ओनली. हु हम सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी. पर्सन को होते हैं लिविंग थिंग, जैसे कोई भी इंसान ज़ात है उसके लिए हम हु इस्तेमाल करेंगे. इट में रिफर्स टू अ सिंगुलर और प्लूरल वन. इसका मतलब है चाहे हमारा जो पर्सन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, देयर इज़ अ सिंगल वर्ड विच वी कैन यूज़ आइदर योर पर्सन इज सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है जी. तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल देखें. द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ माई ब्रदर. वो जो शख्स ईमानदार है वो मेरा भाई है. तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु. हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कौन है? ठीक है, मेरा भाई, मैन. तो यहाँ पे ये जो मैन है वो है एंटीसीडेंट और जो हु है वो क्या है जी? वो है बिल्कुल आपका रिलेटिव प्रोनाउन. अच्छा जी. अब अगर इसी सेंटेंस को ये तो हो गया सिंगुलर की एग्जाम्पल. प्लूरल की एग्जाम्पल भी यहाँ पे कर लेते हैं. द मैन. ठीक है, इसको प्लूरल करते हैं. द मैन हु आर ऑनेस्ट आर माई ब्रदर. ठीक है जी. ये देखें अब यहाँ पे हुआ क्या है. यहाँ पे देखें ये प्लूरल अगर हमारे पास आ रहा है नाउन मतलब पर्सन्स, पिछला जो नाउन है अगर इफ़ इट इज़ प्लूरल तो तब भी हम हु इस्तेमाल करेंगे. अगर सिंगुलर है तो तब भी हम हु इस्तेमाल करेंगे. बट एक फ़र्क पड़ रहा है कि जो हु के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वो अकॉर्डिंग टू योर एंटीसीडेंट आ रहा है. वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है. ठीक है. ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू योर एंटीसीडेंट. ठीक है जी. हु का भी कैसे पता चल रहा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एंटीसीडेंट के ऊपर. तो सारा दारोमदार क्या है? एंटीसीडेंट के ऊपर. और एंटीसीडेंट आपने लाजमी तौर पे अच्छी तरीके से समझना है वाइल यू आर डीलिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या है? दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट काज. वो कभी भी नाकाम नहीं होते जो किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान देते हैं. अब यहाँ पे जी एंटीसीडेंट कौन सा है? यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन सा है? हु नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज. तो रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको पता चल गया होगा हु है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु. तो एंटीसीडेंट कौन सा है यहाँ पे? एंटीसीडेंट पीछे क्या है? पीछे तो फेल है और फेल क्या है? हमारे पास वर्ब है. नेवर क्या है? नेवर हमारे पास एडवर्ब है. दे क्या है? दे हमारे पास प्रोनाउन है. तो नाउन तो है नहीं पीछे.
ठीक है जी। अ नाउन विच इज़ यूज्ड बिफोर that we called it antecedent which is not present here, then where is the antecedent? तो जी सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देख लें, ये वाला हु और ये वाला हु, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक हु से पहले कॉमा आ रहा है और दूसरे हु से पहले कॉमा नहीं आ रहा। इफ़ देयर इज़ अ कॉमा बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, आपका रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल थ्री रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, हु से पहले क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, और कॉमा से पहले आपको नाउन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे ये एंटीसीडेंट पूरा क्या है, ये पूरा ये जो पूरा आपका एक किस्म का सेंटेंस बन रहा है, ये पूरे का पूरा एंटीसीडेंट है। ये पूरे का पूरा क्या है, एंटीसीडेंट। बात आई जी समझ। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा नहीं है तो उससे पीछे वाला वर्ड ही उसका एंटीसीडेंट होगा, और अगर हु से पहले कॉमा है तो वो पीछे वाला पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है, एंटीसीडेंट। दे नेवर फेल, वो कभी नाकाम नहीं होते। यहाँ पे बात दे की नहीं हो रही, नेवर की नहीं हो रही, फेल की नहीं हो रही, कलेक्टिवली हो रही है बात। वो कभी नाकाम नहीं होते, कौन, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। तो यहाँ पे तीनों वर्ड्स की तरफ इशारा हो रहा है ना, तो इस वजह से एंटीसीडेंट क्या है हमारा, तीन वर्ड्स हैं। हु इन तीनों वर्ड्स की तरफ इशारा कर रहा है। हु डाई इन अ ग्रेट काज, जो किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान दें। तो हु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे हुज की तरफ। हुज जी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हुज इज़ द पजेसिव फॉर्म ऑफ हु। ठीक है, पजेसिव फॉर्म क्या होती है, विच शोज ऑनरशिप, विच शोज ऑनरशिप इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। अब यहाँ पे आगे देखें क्या है जी, द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज अ स्टार। तो द सन, सन तो है, उसकी किरणें, उसकी विच गिव्स, या उसकी किरणें देती हैं ज़िंदगी ज़मीन को, और जो सन क्या है वो है स्टार। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम पजेसिव केस वाला कॉन्सेप्ट समझ लें। देखें, सन के बाद क्या आ रहा है, हु नहीं आ रहा, हुज आ रहा है। तो हुज के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। हुज के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है जी, हुज के बाद नाउन आ रहा है, हुज रेज, किसकी किरणें, सन की। तो एंटीसीडेंट हमारा क्या है, सन, और इसकी किरणें, तो हुज पजेसिव केस शो कर रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान दो कॉमा आ जाए, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान दो कॉमा आ जाए और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई हो, तो इस रूल को कहते हैं नाउन अपोजिशन। इस रूल को क्या कहते हैं, नाउन अपोजिशन। नाउन अपोजिशन का मकसद होता क्या है, विच एक्सप्लेन और गिव्स द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ये नाउन अपोजिशन भी हो रहा है। देखें, अगर आप इस बीच में से पूरे को हटा दें, ठीक है, और इसको सिंपली पढ़ लें, द सन इज अ स्टार, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गिविंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वी आर यूजिंग नाउन अपोजिशन। क्लियर हो गई जी बात। मतलब पजेसिव केस भी हमने देख लिया और नाउन अपोजिशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जी नीचे देखें, दिस इज़ द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज़ बैफिल्ड ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज़ द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज़ बैफिल्ड ऑल स्टूडेंट्स। ये वो सवाल है जिसका जवाब जिसके जवाब ने सब स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। तो यहाँ पे रिलेटिव केस रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हुज है यहाँ पे। सही है जी, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हुज यहाँ पे। और इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, शाबाश, इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, इसका एंटीसीडेंट है क्वेश्चन। इसका एंटीसीडेंट क्या है, क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, हुज से पहले कोई कॉमा भी नहीं लगा हुआ जो हम सेंटेंस पूरा बनाए। अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो वो आप बताएगा कि उसमें एंटीसीडेंट कौन सा है। स्क्रीन के ऊपर ही लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल ये है, सर जफर इज हेयर विच इज फॉर्चुनेट। सर जफर इज हेयर विच इज़ फॉर्चुनेट। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है जी, अभी हमने पढ़ा था तीन होते हैं, हु, दैट और विच। तो विच क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखें कॉमा यूज़ हो रहा है। तो हेयर क्या है आपके पास, हेयर आपके पास एडवर्ब है। इज़ क्या है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। इज़ क्या है, वर्ब है।
और सर ज़फ़र क्या है, आपके पास नाउन है, ठीक है। तो सर ज़फ़र बहुत पीछे चला गया। एक और बात जहन में बिठानी है कि जो एंटीसीडेंट से जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा वो उसके करीब से करीब तर होगा, इतना दूर नहीं होगा। मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन से पिछला वर्ड, ठीक है, पिछला वर्ड ही एंटीसीडेंट होता है। ऐसे नहीं होता 2-3 वर्ड्स छोड़ के और फिर आपका एंटीसीडेंट यूज़ हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पे विच ये पूरे के पूरे सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो होपफुली जी ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं विच, वेयर वी कैन यूज़ द विच। तो विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ and for animals, and it is usually used to refer to one particular things among others. It may refer to singular or the plural noun. जी जो विच है, विच इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स विदाउट लाइफ, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें कोई ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है, बेजान चीज़ें। उसके बाद एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे जब आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर से किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो तो फिर आप विच यूज़ करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरह से ट्रीट किए जाते हैं। आइदर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है देन वी आर यूजिंग विच, और इफ़ योर एंटीसीडेंट इज़ प्लूरल देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेम रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ विच। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक विच इज़ इंफॉर्मेटिव, द बुक विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर स्टूडेंट्स। ये जो किताब है वो जी बहुत क्या है जी, इंफॉर्मेटिव है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये जो विच है, विच क्या है यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, इसका एंटीसीडेंट बुक। बुक जी लिविंग थिंग है, नहीं जी नॉन लिविंग थिंग है। तो इस वजह से हम यहाँ पे विच यूज़ कर रहे हैं। नीचे जी एग्जाम्पल नंबर 2, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज़ एन अरब। वो घोड़ा जो मैंने अभी ताज़ा तरीन मतलब अभी ख़रीदा था वो क्या है, एक अरब है। तो यहाँ पे ये जो विच मतलब अरबी घोड़ा है, ठीक है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, नाउन। नाउन क्या है, एनिमल। तो एनिमल के लिए भी हम विच इस्तेमाल करते हैं। विच में आल्सो रेफर टू अ सेंटेंस, वही जी जो अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल लिखी थी वही यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है। ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्चुनेट। तो विच से पहले क्या है, देखिए जी विच से पहले यहाँ पे है कॉमा, और कॉमा से पहले यहाँ पे आपको कोई नाउन नहीं मिल रहा। तो दैट्स वाई द होल सेंटेंस यू कैन ट्रीट इट एज एन एंटीसीडेंट, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड ही सॉ मी देयर विच वॉज अ लाई। उसने मुझे कहा कि मैंने आपको वहाँ देखा है, बल्कि वो झूठ बोल रहा था। तो विच से पहले देखें कॉमा है, और कॉमा से पहले क्या है, ही सैड ही सॉ मी देयर, तो उसने मुझे वहाँ देखा। तो यहाँ तक ये क्या है, ये आपका एंटीसीडेंट है। सेम टॉपिक सेम रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और सेम ही सिचुएशन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका हु हो विच हो, पर रूल सेम ही अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, जो है दैट। दैट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, दैट इज़ used for things। तो a particular group of persons is also sometimes refers, किसी खास ग्रुप की तरफ, किसी खास ग्रुप का कोई शख्स हो जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो वहाँ पे भी आप दैट यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही होगी विच और दैट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये पहले दैट पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूँ, ठीक है। जो दिमाग में आपके बात आ रही होगी वो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, बट आप पहले देख लें। दैट हैज़ नो जेनेटिव केस, दैट का कोई जेनेटिव केस नहीं होता। जेनेटिव केस किसे कहते हैं, पॉसेसिव केस और जेनेटिव केस एक ही बात है। पॉसेसिव केस और जेनेटिव केस एक ही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, दिस इज़ द बॉय दैट आई मैट येस्टरडे, ये वो लड़का है जिससे मैं कल मिला था। अब द बॉय क्या है, लड़का है, पर्सन है, और पर्सन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे विच यूज़ नहीं हो सकता, सॉरी जी, यहाँ पे हु यूज़ हो सकता था, यहाँ पे हु यूज़ हो सकता था, बट हमने हु भी यूज़ नहीं किया, हम यूज़ कर रहे हैं दैट। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल देखें, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गैव मी, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गैव मी, ठीक है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, ये असल में है गैव मी। तो मैंने वो जो घड़ी है वो खो दी है जो आपने मुझे दी थी। तो यहाँ पे दैट क्या है,
हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और एंटीसीडेंट कौन सा है, वॉच है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम हु इस्तेमाल करें, विच इस्तेमाल करें और दैट इस्तेमाल करें। तो अब मैं तीनों को क्लियरली बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले हु तो होता है पर्सन के लिए यूज़, किसके लिए, पर्सन के लिए। विच यूज़ होता है एनिमल के लिए, और जी थिंग्स विदाउट लाइफ। और जो दैट है, दैट आपका पर्सन के लिए भी यूज़ हो जाता है और थिंग्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे विच और कहाँ पे दैट यूज़ होना है, उसके लिए ये पूरी स्लाइड है जिसको हम कवर करेंगे। आपके जहन में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नंबर 1, यूज़ दैट फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड थिंग्स, जो कि अभी मैंने बात की कि दैट आप इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, इसमें सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्रिएट हो रही है। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपके माइंड में वो पॉइंट लाऊंगा और फिर आप देखिएगा। द बॉय एंड हिज गोट दैट आई सॉ लास्ट नाइट। ये क्या हो गया जी, देखें आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट यहाँ पे। अब इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, हिज गोट है, और उसके साथ साथ द बॉय, हिज गोट एंड द बॉय। तो अब यहाँ पे एंटीसीडेंट एक हो गया पर्सन और एक हो गया एनिमल। बात आ रही है समझ। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट इस्तेमाल होता है, और एक एंटीसीडेंट है आपके पास एनिमल और एक एंटीसीडेंट है आपके पास पर्सन। तो अब एनिमल के लिए तो आप यूज़ करते हैं विच, और पर्सन के लिए आप हु भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप दैट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आप कौन सा जी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो जी रूल क्या है, रूल यही है कि जब भी एक पर्सन होगा और उसके साथ क्या होगा, एनिमल होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम दैट इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, दैट इस्तेमाल करेंगे। द बॉय एंड हिज गोट दैट आई सॉ लास्ट नाइट। तो दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हिज गोट की तरफ भी और बॉय की तरफ भी। उसके बाद नीचे जी, आई सॉ अ लेडी एंड हर डॉग, आई सॉ अ लेडी एंड हर डॉग दैट वर सिटिंग इन द पार्क। तो अब यहाँ पे दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हर डॉग, और उससे पहले अ लेडी की तरफ। ठीक है, ये इसके एंटीसीडेंट है। तो एक पर्सन है और एक एनिमल है, तो जब पर्सन और एनिमल आ जाएगा तो वी कैन यूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। क्लियर हुई बात जी। एक दैट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जी दैट और कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज़ फॉर द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। आप दैट सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जी वेयर वी कैन यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री ये होता है जो कि टॉप जो डिग्री होती है, मतलब हाई लेवल की डिग्री जो होती है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होती है, सबसे बड़ी डिग्री होती है, और उस अगर वो डिग्री इस्तेमाल हो रही हो और उसके बाद अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो आप हमेशा दैट इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन इन न्यूक्लियर अरीना दैट वाज डाइड लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जी देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन, तो द मोस्ट फेमस पर्सन सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब ये जो दैट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये दैट इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए। सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के अंदर इस्तेमाल होता है। किसके अंदर इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। वरना जो आपका एंटीसीडेंट है वो बिल्कुल करीब तरीन होता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। उसके बाद जी आगे देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट टुक फर्स्ट पोजीशन इन द टेस्ट। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट। अब पीछे देखें, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, बिल्कुल यूज़ हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉय या द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे ये जो द मोस्ट है, ये किसको शो कर रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है। और इसकी वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट। उसके बाद जी दैट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आफ्टर फॉलोइंग वर्ड्स यूज़ दैट।
द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, ऑल, नन, नोबडी, एनीथिंग, एनीवन और एवरीथिंग। इन सब वर्ड्स के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो दैट होगा। आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग, मैंने इसको हर चीज़ दी, दैट आई हैड, जो मेरे पास थी। यहाँ पे विच यूज़ नहीं होगा बिकॉज एवरीथिंग यूज़ हो रही है, ठीक है, एवरीथिंग यूज़ हो रहा है। तो अब ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको याद होंगे। अब जी सेकंड एग्जांपल देखिए, माय सन हैज़ स्पेंट अ लिटिल मनी दैट आई हैड गिवन हिम। मेरा जो बेटा है उसने क्या किया है जी, बहुत थोड़ी मनी क्या किया, खर्च की है जो मैंने उसको दी थी। तो अब यहाँ पे जी देखें, दैट से पहले मैं एक मिनट क्लियर कर दूँ, आपको पता चले ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द लिटिल यूज़ हो रहा है। तो ये देखें द लिटिल इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसी तरह ही जहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स आएंगे उनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ होगा। दैट इज़ यूज इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ होता है, व्हाट इज़ दैट यू कैन नॉट सॉल्व, ये क्या है जो आपने अभी तक हल नहीं किया, तो दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब जी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी चीज़ क्या है जो कि विच और दैट का डिफ्रेंशिएट आपका क्लियर करेगी, वो क्या है, विच इज़ यूज्ड फॉर द नॉन असेंशियल थिंग्स। विच जो है वो किन के लिए इस्तेमाल होता है, जो नॉन असेंशियल थिंग्स होती हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर असेंशियल थिंग्स, और दैट किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो असेंशियल थिंग्स होती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगली स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे ये जो है ना आपको पता चलेगा कि ये असेंशियल थिंग है और ये नॉन असेंशियल थिंग है। जी अब हम पढ़ते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूजेज ऑफ विच एंड दैट, विच वी कैन यूज़ फॉर द नॉन असेंशियल थिंग एंड दैट इज़ यूज फॉर द असेंशियल थिंग। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेज है, इसको हम ज़रा देखते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस हो सके। व्हेन वी सा द हाउस, जब मैं घर देखता हूँ, डैश हैड 6 ह्यूज विंडोज़, तो उसकी क्या है, 6 बड़ी क्या हैं विंडोज़ हैं। ही स्टार्टेड टू क्राई, तो जब वो घर देखती है या जब मैं घर देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ जी, रोना शुरू कर देता हूँ। अब आप क्या करें, ये वाला सेंटेंस थोड़ी देर के लिए समझें, है ही नहीं, आप इसके बगैर पढ़ के देखें। व्हेन ही सा द हाउस, जब वो घर देखता है, ही स्टार्टेड टू क्राई, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप अगर इसके बगैर भी पढ़ लेंगे तो आपका सेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन असेंशियल थिंग, और नॉन असेंशियल थिंग के लिए हम विच यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नीचे चलें, आई लाइक टू बाई चीज़ेज़ डैश टेस्ट डिलीशियस। आई लाइक टू बाई चीज़ेज़, कौन सी चीज़ेज़, अब इसके बगैर आपकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी कि आपको कौन सी चीज़ेज़ अच्छी लगती हैं। तो ये है असेंशियल पार्ट, इसके लिए यहाँ पे यूज़ होगा दैट। नीचे जी चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। डिड यू सी द डॉग, क्या आपने वो कुत्ता देखा है, डैश हैज़ 3 legs, जिसकी 3 टांगें होती हैं। तो डिड यू सी द डॉग डैश हैज़ 3 legs। तो आप यहाँ पे देखें, डिड यू सी द डॉग, क्या आपने कुत्ता देखा है, आपका सेंस कंप्लीट हो रहा है, आपका सेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, विच, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं कि आपने वो कुत्ता देखा है जिसकी 3 टांगें होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम विच यूज़ करते हैं। उसके बाद आई वोर दैट ड्रेस, मैंने ड्रेस पहना है, डैश माई मॉम बॉट मी, मैंने वो ड्रेस पहना है जो क्या, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू नीड सम इन्फॉर्मेशन, दैट माई मॉम बॉट येस्टरडे। इसके बाद नीचे द पार्टी डैश वॉज येस्टरडे वॉज अ बिग सक्सेस, तो यहाँ पे द पार्टी, उसके बाद नाउन अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको निकाल दें और वैसे पढ़ के देखें, द पार्टी वॉज अ बिग सक्सेस, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे अगर आप इसको निकाल भी दें तो आपके जो सेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। द पार्टी वॉज अ बिग सक्सेस, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे विच यूज़ होगा। तो होपफुली जी ये आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे 2-3 एग्जांपल्स और भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल्स किस चीज़ की हैं, ये एग्जाम्पल्स भी इसी चीज़ की हैं। रॉबर्ट वॉन द प्राइज़ डैश वॉज एक्साइटिंग फॉर हिज फैमिली, रॉबर्ट वॉन द प्राइज़, तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा एंटीसीडेंट है और इसके लिए हम विच यूज़ करेंगे,
रॉबर्ट वॉन द प्राइज, ये आपको पता है ना कॉन्सेप्ट कौन सा था, नाउन अपोजिशन वाला, इससे पहले कॉमा यूज़ हो रहा है तो ये आपका पूरा एंटीसीडेंट है और इसकी वजह से यहाँ पे विच यूज़ होगा। यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी था। द टेबल डैश इज ब्रोकन नीड्स टू गेट रिपेयर्ड सून, हाँ वो जो टेबल जो टूटी थी उसको जो है दोबारा उसकी मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम ये निकाल दें द टेबल और उसके अलावा ये पूरा सेंटेंस निकाल दें तो हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो ये क्या है जी, असेंशियल थिंग या नॉन असेंशियल थिंग? ये है जी असेंशियल थिंग। तो असेंशियल थिंग के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, यहाँ पे दैट यूज़ होगा। उसके बाद जी नंबर 9, द टेस्ट डैश वॉज अ सरप्राइज टू एवरीवन डिड नॉट गो वेल, वो जो टेस्ट जो सबके लिए सरप्राइज थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं गई। तो अब यहाँ पे द टेस्ट डिड नॉट गो वेल, तो ये क्या है, नॉन असेंशियल थिंग और उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं। लास्ट में वी सॉ अ टर्टाइल डैश लुक जस्ट लाइक माई ओल्ड टर्टाइल, मैंने वो टर्टाइल देखा जो कि मेरे पुराने टर्टाइल की तरह दिखता था, स्पीडी, जिसका नाम क्या था, स्पीडी था। तो अब यहाँ पे वी सॉ अ टर्टाइल, मैंने जी टर्टाइल देखा, ठीक है, तो आपने टर्टाइल देख लिया, तो अब आप क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ करेंगे विच, जो कि नॉन असेंशियल होगी। तो होपफुली जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं जी कुछ सेंटेंस है वो भी होमवर्क के तौर पे शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।